Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Hasibul Hassan from Rajshahi University of Engineering and Technology, Bangladesh. ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है स्टोक थ्योरम से रिलेटेड. वेरीफाई स्टोक थ्योरम फॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू y minus z plus 2 I cap plus yz plus 4 j cap minus xz k cap, where S any capital S is the surface of the cube, x equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, x equal to 2, y is equal to 2, z equal to 2 above the xy plane. सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये बता दें कि हमें वेरीफाई करना है स्टोक थ्योरम. वो हम इस अपने फंक्शन ए के लिए उसको किस तरीके से वेरीफाई करना होगा, क्या वेरीफाई करना होगा. यानी वी हैव टू वेरीफाई जो लाइन इंटीग्रेशन है, यानी ए डॉट डी आर फिजिकल टू प्रूव करना होगा सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस. ये हमें वेरीफाई करना होगा. तो इसके लिए पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू, और दोनों को दिखाना होगा इक्वल, तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा. इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि लेफ़्ट हैंड साइड को हम वेरीफाई करेंगे. तो इसमें बता दें जो सरफेस है कौन सा सरफेस है, ये हमें यहाँ पर चूँकि 3 डायमेंशन है, सो हम अपनी कॉपी जो कि 2 डायमेंशन स्पेस को बनाने की कोशिश करेंगे. तो जो भी सरफेस हैं, तो सबसे पहले तो हम इस सरफेस को देख लेते हैं, बाद में बाकी सब कुछ करेंगे. जो सरफेस हमको दे रखा है एस, वो है क्या, वो उसको समझ लें. अगर हम इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल दें, और ये लाइन जो होगी जो इस एक्सिस पे 90 डिग्री है, हालांकि लग नहीं रही 90 डिग्री, लेकिन चूँकि हमें 2D में 3D को दिखाना है, और ये ऑरिजिन मान लें और ये हमारा z एक्सिस ले लें. तो यहाँ पर क्यूब जो सरफेस है उसको यहाँ पर शो करना है. सबसे पहले तो हम यहाँ बता दें कि x इक्वल टू 0 जो है वो एक प्लेन है, y इक्वल टू 0 प्लेन है, और ये सारे प्लेन ही हैं. यानी जो भी 5 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं, ये 6 प्लेन हैं. तो x इक्वल टू 0 प्लेन वो प्लेन होता है, YZ प्लेन होता है, ये x इक्वल टू 0 प्लेन होता है. तो ये प्लेन हो गया. और दूसरा प्लेन y इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि जो ZX प्लेन होता है, ये y इक्वल टू 0 प्लेन है. ऐसे z इक्वल टू 0 हमारा XY प्लेन होता है, z इक्वल टू 0. अब ये प्लेन्स यहाँ पर तीनों बने हुए हैं, यानी z इक्वल टू 0 ये वाला प्लेन है, ये प्लेन है, और ये प्लेन है, तीनों जैसे y बराबर 0 z बराबर 0. अब x इक्वल टू 2 प्लेन हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर. तो x इक्वल टू 2 प्लेन को ड्रॉ करने के लिए जो कि x इक्वल टू 0 भी हम लोगों ने देखा था, वो ये वाला प्लेन था. और x इक्वल टू 2 प्लेन का मतलब ये हो गया, इसी प्लेन के पैरेलल हमें चलना होगा x एक्सिस पर 2 यूनिट, 1 यहाँ से 1 यूनिट और ये 2 यूनिट यहाँ पर होगा ये प्लेन. और जो कि ये क्यूब बनना है, तो हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो YZ प्लेन इस y एक्सिस के पैरेलल है, और ऐसे ही ऊपर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो z एक्सिस के पैरेलल है. और ये 2 यूनिट के बराबर ही हम यहाँ पर बना रहे हैं इसको, क्योंकि आपको मालूम है ये क्यूब बनना है. और उसमें ये जो बेस है इसका तो मालूम ही है कि ये हमारा z इक्वल टू 0 प्लेन है ये, और एक प्लेन बताया था कि ये y इक्वल टू 0 प्लेन है ये, और इसी तरीके से ये z इक्वल टू 0 प्लेन है. ये हम यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये z एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. हालांकि अभी पूरा सरफेस नहीं बना है, अभी 3 ही प्लेन जो हमने पहले बताया तो वही बने हुए हैं. अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि x इक्वल टू 2 अगर हमें ड्रॉ करना है, तो x इक्वल टू 2 जो इस YZ प्लेन के पैरेलल होगा, यानी ZX इक्वल टू 0 प्लेन के पैरेलल होगा, लेकिन यहाँ से 2 यूनिट डिस्टेंस पर होगा, वो ये प्लेन होगा. हम इस लाइन के पैरेलल
यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे ही इस लाइन के पैरेलल यहाँ से ये लाइन ब्लॉक ड्रॉ करेंगे, ये मिल जाएगी इस पर। तो ये जो प्लेन नज़र आ रहा है वो z=2 है, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस पर 2 यूनिट चले हैं और y/z के ये पैरेलल है। और इसी तरीके से अगला जो है वो हमें मिलेगा y=2। तो y=0 जो है वो ये वाला प्लेन होता है, यानी ये वाला प्लेन y=0 है, ये वाला प्लेन जो है y=0 है, हम ज़्यादा बनाना नहीं चाह रहे हैं। और इसी के पैरेलल सामने से 2 यूनिट डिस्टेंस पर ये प्लेन हमारा है, ये प्लेन हो जाएगा z=2 y=2। तो y=2 हो गया ये प्लेन। अब इसके बाद हमें आसानी से मिलेगा z=2, क्योंकि z=0 ये नीचे जो प्लेन दे रखा है ये z=0 है, इसके ऊपर पैरेलल इसके z=2 ये वाला प्लेन हो गया, ये ऊपर है। तो बोला गया था कि जो हमें सरफेस देखना है वो इस xy प्लेन के ऊपर, यानी अब हम इसको दिखाने के लिए एक हमारा एक छोटा सा क्यूबाइड है, आप इसको क्यूब कंसीडर करते हुए, यानी सारी इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हैं, हालांकि ये थोड़ा सा कर्ली है, आप इसको एक स्ट्रेट समझेंगे। ये एक सरफेस है, दूसरा सरफेस ये है, ये प्लेन सरफेस समझेंगे इसको, और ये बेस इसका गायब है, जैसे कि हमारा इसमें भी है। इसमें जो बेस है वो xy प्लेन पर ऐसा करके रख दिया गया है। तो ये प्लेन इस जो बाउंड्री जो रिम है यहाँ पर, इसकी बाउंड्री है, रिम है, तो इसके ऊपर का ये सरफेस जो है जिसमें 1, इसके पीछे 2, ये 3 और इसके पीछे 4 और ऊपर 5 यहाँ पर सरफेस अलग अलग प्लेन हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। नीचे वाले प्लेन को आप छोड़ दीजिए z=0 को, बाकी सारे प्लेन से घिरी हुई जो बाउंड्री है यहाँ, ये जो बाउंड्री है वो सारा सरफेस कैपिटल S हमको दे रखा है। ये इस तरीके से हमारा समझे आप क्यूब है, ये क्यूबाइड, ये भी हमारा जो है ये क्यूबाइड है, लेकिन आप क्यूब समझें। और जो रिम है वो xy प्लेन पर ऐसे करके रखने पर ऊपर का जो भी सरफेस है, पांचों प्लेन वो आपका S प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब जो हम लोग जानते हैं कि जो सरफेस है, ये ऊपर के सरफेस को जो कर्व चारों तरफ से घेर रहा है वो ये रिम वाला है, इसी को हम लोग C बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर लिखा लाइन इंटीग्रेशन में C, ये कर्व है, और यहाँ पर जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा S, तो वो पूरा सरफेस यहाँ पर होगा। हालांकि ये सरफेस अलग अलग नेचर के हैं, ये सारे प्लेन हैं और आपस में एक दूसरे के कुछ पैरेलल हैं, और एक सिंगल ये अलग है जो कि ऊपर है z=2। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि पहले इस वैल्यू को अगर निकालना है तो हमें सिर्फ इतना, यानी C बाउंड्री यहाँ पर बना देनी चाहिए। तो ये बाउंड्री है C, इसमें भी बाउंड्री जो है वो अलग अलग नेचर की है, क्योंकि ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, लेकिन इनसे C बन रहा है। और ये C जो है वो हम कई पार्ट में अगर इसको बांटें, तो इसको अगर हम कहें कि C1 है, तो इसके बाद C2 को हम ले सकते हैं, ये ले सकते हैं C2 को, तो ये C3 हो जाएगा और ये C4 हो जाएगा। तो इसको हम अलग भी दिखा सकते हैं, या फिर हम इसको कुल मिलाकर क्लोज होना चाहिए, वो क्लोज यहाँ पर है। चलिए हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसको अगर चाहें तो आप अलग से भी निकाल के एक xy प्लेन में भी दिखा सकते हैं, और इस पॉइंट, इसका नाम दे दें तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इससे A अगर कहें तो ये x एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस चला है और y और z पे नहीं चला, तो 0 0 हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को B कह दें तो इसमें हम y एक्सिस पे 2 यूनिट चलें, x पे कुछ नहीं चलें, तो 0 हो जाएगा, y पे 2 z पे 0। और यहाँ पर चूँकि x और y दोनों पर 2 2 है और z चूँकि यहाँ पर 0 होगा xy प्लेन पर, तो इन 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो लिख दिए। इसी तरीके से हम यहाँ पर अब D पॉइंट से कह दें तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। x के लिए हम 2 आए और यहाँ z के लिए 2 आए, तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 रहेगी। इस पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगर हम इससे E पॉइंट दे दें D के बाद, तो यहाँ पर z पे चले हैं 2 यूनिट और x y की वैल्यू तो यहाँ पर 0 के बराबर है। तो नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट है, इसको नाम अगर हम
ए बी, अच्छा यहाँ पर ये सी पॉइंट था, जो नाम नहीं दिया लेकिन मेरे माइंड में था। हाँ सी कर्व है तो फिर भी वो सी अलग रखें। ये वाला सी हमारा पॉइंट के लिए हो गया। ए बी सी डी ई एफ, एफ ये पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर देख रहे हैं कि पहुंचने के लिए हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। x बराबर तो 0 है ही, y की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू भी 2 होगी, क्योंकि ऊपर चलना पड़ेगा 2 यूनिट। ऐसे ये वाला जो पॉइंट है इसको हम अगर g पॉइंट कहें तो हर एक में x यहाँ पहुँचने के लिए पहले 2 इधर चलना पड़ेगा, फिर 2 इधर चलना, फिर 2 ऊपर चलना पड़ेगा। तो 2 हो गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। हालांकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हमें इसमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट ये हैं। आगे चल के जो लिमिट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा बहुत कंसीडर करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आ जाते हैं इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। हमें पहले तो, हालांकि 4 पार्ट में ये बटेगा, C1 C2 C3 सब 4 में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो C1 C2 C3 के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो इसको अगर हम C1 बोल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, C1, और इसको हम कह देते हैं C2 C3 और ये इसको कह देते हैं C4। तो एक तरीके से हमारा एक्स एक्सिस वाला पहला होता है, इसलिए हमने ऐसा किया। हालांकि आप कुछ भी कर दें, वैल्यू सेम आनी है। और जैसे कि हमने बोला कि हम चारों के लिए पहले कॉमन चीज़ लेके चलेंगे और बाद में इनकी जो लिमिट्स अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि एक ही वैल्यू तो सभी के लिए एक जैसी रहेगी और एक ही वैल्यू एक जैसी रहेगी, बाकी तो चेंज होंगे। एक्स मतलब dr की वैल्यू चेंज होती रहेगी हर एक में। तो एक एक बाद में लेंगे, पहले हम जनरल वैल्यू इसके निकाल लेते हैं। यानी हमें लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, यानी a डॉट dr की वैल्यू निकालना है। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी a की वैल्यू हमको जो दे रखी है y माइनस जेड प्लस का 2, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है आई कैप से, प्लस वाई जेड प्लस 4 और जे कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस एक्स जेड और ये मल्टीप्लाई हो रहा है के कैप से। ब्रैकेट क्लोज के बाद डॉट है, और डी आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है। ये होती है आई इंटू डी एक्स प्लस जे कैप इंटू डी वाई और प्लस के कैप इंटू डी जेड होता है। और आपको मालूम ही है कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग इसका करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आई का आई में और जे का जे में, के का के में, यानी आई जे के नहीं लिखे जाएंगे, इनके जो कोफिशिएंट हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। तो उसी को हम अगली स्टेप में लिख रहे हैं, यानी ये वैल्यू जो चल रही है वो लाइन इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर की वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो लाइन इंटीग्रेशन ही है यहाँ पर। तो पहले जब इंटू आई के कोफिशिएंट यानी y माइनस जेड प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ में हो जाएगा ये, और इसी तरीके से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा y का जो कोफिशिएंट था यानी वाई जेड प्लस का 4, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा dy के साथ में, और z का जो कोफिशिएंट था जो कि माइनस का एक्स जेड था उसका डी जेड के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लाइन इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए इसको तीनों को अलग अलग बांट देंगे, तो हमारे लिए आसानी रहेगी। बाई माइनस जेड प्लस 2 डी एक्स हो गया, प्लस लाइन इंटीग्रेशन वाई जेड प्लस 4 इंटू डी वाई माइनस एक्स इंटू एक्स वाई इंटू डी जेड। तो अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। अलग अलग जो हमारी जो लाइंस हैं, मीन्स इसको अगर हम अलग से बना के दिखा दें यहाँ पर इस तरीके से 2D में, हालांकि 3 डायमेंशन है तो आसानी समझा जा सकता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमने यहाँ पर जो बेस है, ड्रिम है, जो पूरे सरफेस को कवर कर रहा है, उसको हमने नाम दिया था ओ ए और इसको सी दिया था, इसको बी दिया था। उसके कोऑर्डिनेट भी हम यहाँ पर से नोट कर लेते हैं। 2,0,0 ओरिजिन को 0,0,0 हैं, और सी के 2,2, पीछे से ही देख के हम लिख रहे हैं ये, और ये वैल्यू है 0,2,0। और ये जो प्लेन है वो आपको मालूम ही है कि z=0 प्लेन है, हालांकि इसमें कोई मतलब नहीं। इसको हमने बोला था C1 और इसको C2, इस लाइन को C3 और इसको C4 बोल दिया था, चेंज किया था बाद में। तो इस तरीके से पूरा मिलकर जो सी बनाता है, इसी के ऊपर रखा हुआ है हमारा ये सरफेस रखा हुआ है,
पूरा जो सरफेस को कवर कर रहा है ये रिम है। तो लाइन इंटीग्रेशन ये वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम, इसमें लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू पहले तो हम इस ओ ए के अकॉर्डिंग जो है इस लाइन इंटीग्रेशन यानी C1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम चलते हैं ऑन दी लाइन ओ ए। अगर हम लाइन ओ ए की बात कर रहे हैं तो ओ ए पर देख रहे हैं कि आपको मालूम है कि यहाँ पर ओ ए पर जो होगी वो y भी ज़ीरो होगा और z भी ज़ीरो होगा। इस वजह से बाई z दोनों ही ज़ीरो होने की वजह से इनका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे नहीं डी वाई की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, डी जेड की वैल्यू ज़ीरो ही, कांस्टेंट का डिफ्रेंसन ज़ीरो होता है। इस तरीके से हम इक्वेशन नंबर अगर हम इसे 1 डाल दें तो आसानी समझ सकते हैं कि इस लाइन के अकॉर्डिंग C1 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये टर्म तो डी वाई और डी वाई की जेड की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 2 तक और वाई और जेड तो ज़ीरो है। तो सिर्फ हमारा ये फर्स्ट इंटीग्रल रह जाएगी, इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करना होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं C1a डॉट जो dr होगा उसे हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बाई की वैल्यू भी 0 के बराबर है, यहाँ पर रख रहे हैं वैल्यू, और z की वैल्यू भी 0 के बराबर है, सिर्फ प्लस का 2 है और dx है, बाकी इन टर्म्स की वैल्यू भी 0 के बराबर हो चुकी है। सिर्फ 2 है, 2 को बाहर ले लेंगे, 1 का इंटू मान सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो जो है लिख देंगे। उससे पहले हम यहाँ पर x की लिमिट देख देंगे क्योंकि x ही बचा हुआ है और x चेंज हो रहा है 0 से लेके 2 तक, जैसे कि पहले बता दिया था। तो लिमिट 0 से 2 होगी x की, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट इसकी 0 to 2। तो अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट तो 2 इंटू 2 ये 4 के इक्वल आ गया। ये तो हमारा फर्स्ट लाइन इंटीग्रेशन आ गया C1 के। अब हम चलेंगे इस लाइन AC पे चलेंगे, AC पे चलेंगे, ये हमारा AC है और यानी C2 कर्व है और C2 फॉर C2 यानी ऑन दी लाइन, इसका नाम हमने दिया है AC। तो AC लाइन पर, और AC लाइन पर हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ कांस्टेंट है, एक देख रहे हैं कि y जो x है वो 2 है, फिक्स है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर x बराबर फिक्स है 2, सिर्फ चेंज हो रहा है y, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर 0 है और वहाँ पर 2 है। तो y की वैल्यू 0 से 2 है, z की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इसलिए dx की वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और dz की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू y बराबर 0 टू y की वैल्यू 2 तक चेंज हो रही है। तो हमारा ये जो इक्वेशन नंबर 1 से हम इसका जो इसके अकॉर्डिंग जब वैल्यू निकालेंगे इस लाइन इंटीग्रेशन C2a डॉट dr की वैल्यू, तो पहला dx की वैल्यू 0 होने के बाद ज़्यादा 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा और उसमें भी हम जब वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू z की वैल्यू 0 के बराबर है, तो 0 इंटू y इंटू z की वैल्यू 0 है यहाँ पर और प्लस का है 4, तो यहाँ पर रखेंगे प्लस का 4 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और डी वाई, और y की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेके 2 तक और लास्ट वाला 0 हो जाएगा क्योंकि डी जेड की वैल्यू 0 के बराबर है। सिर्फ यहाँ पर क्योंकि 0 इंटू वाई करेंगे 0 हो जाएगा, ओनली 4 होगा और 4 इंटू 1 कर देंगे, 4 तो बाहर हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे जिसकी लिमिट 0 से 2 तक है। तो यहाँ पर लिमिट 0 से 2 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा और लिमिट 0 से 2, तो अपर लिमिट यहाँ पर हो जाएगी 2, लोअर लिमिट 0, तो यहाँ पर दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 8 आ गई वैल्यू, यानी 4 इंटू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। तो ये C2 के करस्पॉन्डिंग है। अभी हमें C3 का भी और यूज़ करना है। C3 आप देखिए ये है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, 2 से 0 जा रहा है और जो है y तो फिक्स है 2 और z भी फिक्स है 0, क्योंकि इस प्लेन पर तो z की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। यानी हम बात कर रहे हैं C3 के लिए, यानी फॉर C3 यानी लाइन है ऑन द लाइन CB, ऑन द लाइन CB
اور یہاں پر جیسے کہ بتایا کہ زیڈ 0 ہے اور ایکس چینج ہو رہا ہے، وائی کی ویلو بتائی تھی 2 ہے، اور ایکس فرام ایکس از اکول ٹو 2 ٹو ایکس از اکول ٹو 0، ایکس کی ویلو 2 سے 0 تک چینج ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم اس ایکویشن نمبر 1 سے ویلو فائنڈ کر رہے ہیں، یعنی لائن انٹیگرل C3 کے لیے A ڈاٹ ڈی آر کی ویلو جو ہمارے ایکویشن نمبر 1 میں ہے، تو ویلو فرسٹ والے کی بچے گی، باقی چونکہ ڈی زیڈ نکالیں گے وہ 0 ہو جائے گا، تھرڈ والا 0 ہو گیا، ڈی وائی کریں گے کانسٹنٹ کا ڈفرینس 0، سیکنڈ بھی 0 ہو جائے گا، تو ہمارا صرف فرسٹ والا ہی بچے گا، باقی یہ دونوں تو 0 ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ ہے وائی کی ویلو رکھ دیجئے 2 ہے، مائنس کا ہے زیڈ کی ویلو 0 ہے، پھر پلس کا ہے 2، تو پلس کا یہاں پر کر دیجئے 2 بریکٹ کلوز، اور پھر یہاں پر ڈی ایکس ہے، اور ایکس کی ویلو چینج ہو رہی ہے فرام ایکس از اکول ٹو 2 ٹو 0، ایکس کی ویلو جو ہے وہ 2 سے 0، باقی تو دونوں 0 تھے، وہ یہاں پر ہم نے لکھ دیا، اور یہ 2 ٹو 4 ہو جائیں گے، اور 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں 4 انٹو 1 لکھ سکتے ہیں، اور 4 کو جب باہر لے لیں گے تو یہاں پر جو بچے گا 1 بچے گا، اور 1 کا ایکس کے رسپیکٹ میں انٹیگریشن ایکس ہو جائے گا، لمٹ 2 ٹو 0 ہے، تو اپر لمٹ یہاں پر 0 مائنس لوور لمٹ 2 کریں گے، تو یہ انٹو کرنے پر مائنس کا 8 آ گیا یہ۔ اب نیکسٹ ایک لائن اور بچی ہوئی ہے اس کے کرسپونڈنگ، یعنی فار C3 یعنی لائن انٹیگریشن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یہاں پر ہم نے بنایا تھا بی او بتایا تھا، یہاں پر بی او بناتے ہیں، اس میں دیکھ لیں یا پھر ہمارا یہ تھوڑا سمپل ہو جائے گا، اس میں دیکھ لیں 2 ڈائمنشن میں نظر آ رہا ہے، یعنی فار آن دی لائن، یعنی لائن کون سی ہے بی او، اور اس لائن پر ہم دیکھ لیں کہ کیا چینج ہو رہا ہے، ایکس دیکھیے 0 ہے، ادھر بھی 0 ہے، ایکس کی ویلو فکس ہے، ایکس 0 ہے تو ہم جب ڈی ایکس کریں گے تو وہ بھی 0 کے برابر ہو جائے گا، اور چینج ہو رہا ہے کیا، وائی چینج ہو رہا ہے، 2 سے 0 جا رہا ہے، پہلے 2 تھا اب ادھر سے آ رہے ہیں، کلوز ہے یہ، تو وائی کی ویلو ہم بعد میں لیں گے، زیڈ تو 0 ہے ہی، تو زیڈ برابر 0 ہے تو ڈی زیڈ کی ویلو 0 ہو جائے گی، اور وائی کی ویلو ہم کہہ دیں گے کہ فرام وائی کی ویلو 2 سے وائی کی ویلو 0 تک ہوگی۔ اب ہم ایکویشن نمبر ایکویشن نمبر 1 سے جو لائن انٹیگریشن ہے C4 یعنی A ڈاٹ ڈی آر کی جو ویلو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں، تو یہاں پر سیکنڈ والا ہی بچے گا، باقی دو تو 0 ہو جائیں گے، پہلا 0 ہو جائے گا اور لاسٹ یعنی تھرڈ 0 ہو جائے گا، سیکنڈ والا جو ہے اس میں ہم ان کی ویلو بھی رکھتے چلیں گے، y انٹو زیڈ ہے، تو y کی ویلو تو ویریبل ہے، z کی ویلو فکس ہے 0، اور پھر اس میں تھا پلس کا 4، تو پلس کا 4 لکھ دیا، اور اس میں ڈی وائی ہوگا، لاسٹ والا ڈی زیڈ کی وجہ سے 0 ہو گیا، اور وائی کی ویلو جو ہوگی وہ ڈی وائی کی ویلو لمٹ رکھیں گے 2 سے 0 تک جا رہی ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر لکھا، یہ 0 ہو جائے گا، 4 ہوگا، 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں 4 انٹو 1، اور اس کو پھر انٹیگریٹ کر دیں گے، 4 باہر ہو جائے گا، صرف 1 کا انٹیگریشن وائی کے رسپیکٹ میں کرنا ہوگا، اور 1 کا انٹیگریشن کریں گے وائی، 1 کا انٹیگریشن وائی ہو جائے گا، لمٹ 2 ٹو 0، تو اپر لمٹ لگائیں گے 2 لکھیں گے وائی کی یہاں، پھر مائنس لوور لمٹ وائی کی یہاں 2 رکھیں گے، یعنی 4 انٹو مائنس کا 2 یعنی مائنس کا 8 آ گیا، یہ بھی ویلو مائنس کا 8 آ گئی۔ اب چاروں ویلو جب نکل آئیں گے لائن انٹیگریشن کی، تو ہم یہاں پر ان چاروں ویلو کو ایڈ کر کے ہم جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے جو ہمیں ویریفائی کرنا ہے، یعنی لائن انٹیگریشن A ڈاٹ ڈی آر کی ویلو کو نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ ویلو ہو جائے گی یعنی C1 پلس C2 پلس C4 ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، یا پورا لکھ دیجیے A ڈاٹ ڈی آر پلس C2 A ڈاٹ ڈی آر پلس C3 A ڈاٹ ڈی آر اور پلس C4 A ڈاٹ ڈی آر لکھنا ضروری نہیں ہے، آپ صرف سنگل انٹیگرل سے مطلب رفلی اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اور ان ساری ویلوز کو ڈال دیتے ہیں، تو پہلے ہم نے C1 کی ویلو جو ہے پلس کے 4 نکلی تھی وہ لکھ دیتے ہیں، C2 کے کرسپونڈنگ یہ پلس کی 8 لکھ لی وہ لکھ دیتے ہیں، پلس پھر دونوں -8 لکھنی تھی ویلو، C3 کی ویلو -8 اور C4 کی ویلو -8، تو ایک یہ مائنس اور پلس تو کینسل ہو گیا، اور ان دونوں کا جو ڈفرینس ہے وہ -4 آ گیا، ویلو آنسر 1 آ گیا۔ یہ ہمارا جو ہے وہ A ڈاٹ ڈی آر کی ویلو ہے، ہم نے ابھی کوئی ایکویشن اگر اسے نہیں ڈالا ہے
इक्वेशन 1 डाल चुके थे, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते। ये हमारा जो वेरीफाई करना उसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगी। अभी 4 किया तो अब सरफेस जो है वो हमारे 5 है, इतना ध्यान रखें। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, हर एक सरफेस के लिए हमें देखना होगा। यानी एक ये सरफेस होगा, इसके सामने वाला इस तरीके से लेंगे हम, और ये लेंगे तो इसके सामने वाला लेंगे, फिर ऊपर वाला एक ले लेंगे। इससे हमारी थोड़ी सी आसानी रहेगी। अगर इसमें समझ में ना आ रहा हो तो हम इसको देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट का हमारा एक क्लिप है, ये भी हमारा क्यूबाइड है, क्यूब की फॉर्म में नहीं है, तो इस नीचे वाले को छोड़ देंगे हम। तो अगर हम इसको लेंगे तो इसके सामने वाले सरफेस को लेना होगा, क्योंकि जो नीचे बाउंड्री है वो इसे पूरे सरफेस को कवर कर रही है क्यूब के। तो बाकी इसको लेंगे तो इसके सामने वाले को लेना होगा, और फिर ऊपर वाले को लास्ट में ले लेंगे। तो इस तरीके 5 सरफेस के बारे में हमें ये अपना वैल्यू यानी सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि जो हम जिस तरीके से हमें वेरीफाई करना, तो उसमें सबसे पहले हमें कर्ल ए की वैल्यू निकाल के रख लेना चाहिए, और फिर बाद में हर एक सरफेस पे बात करेंगे। हालांकि सरफेस यहाँ पर प्लेन सरफेस है, सिंपल है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन ज़्यादा है ये है, तो हमें सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेनी चाहिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अभी मैंने बोला कि कर्ल ए की वैल्यू को निकाल लेना चाहिए। कर्ल कैसे निकालते हैं, यानी मालूम ही आपको, डेल क्रॉस ए होता है, और 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप आसान तरीका जो होता है वो डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं, और फर्स्ट रो में इसमें आई जे के लिख देते हैं, और सेकंड रो में सबसे पहले ये डेल जो ऑपरेटर होता है, इसमें आई का जो कोफिशिएंट होता है, क्योंकि वैल्यू आपको पता ही होगी, इसके वैल्यू आई इंटू डेल ओवर डेल एक्स होता है, प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई, प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और क्रॉस फिर ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख दी जाएगी, आप रख दें। और फिर तो यहाँ पर जो आई का जो कोफिशिएंट है, यानी लिखा जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, और डेल ओवर डेल जेड। फिर उसके बाद ये वाला वेक्टर लिख दिया। उसके बाद ये वाले वेक्टर में आई का जो कोफिशिएंट हमने लिखा नहीं, आप ए को पीछे देख के लिख देंगे। ये हमारे सामने है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं y माइनस जेड प्लस का 2 है, फिर वाई जेड प्लस 4, और लास्ट में माइनस का एक्स जेड था। अब इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू को फाइंड करके रख लेंगे जनरल फॉर्म में, और हर एक सरफेस के लिए फिर उसकी वैल्यू चेंज होगी, जैसे अभी हम लोगों ने लाइन इंटीग्रेशन में इंटीग्रल में देखा था। तो आई, और ये ध्यान रहे कि आई से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाएंगे, तो ये इनटू सिर्फ नहीं बल्कि ये ऑपरेटर हैं ऊपर लिखे हुए, तो ये ऑपरेट होगा इस पर। तो डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट होगा माइनस एक्स जेड पर, माइनस का साइन फिर ये इस पर ऑपरेट होगा, डेल ओवर डेल जेड वाई जेड प्लस 4 पर ऑपरेट होगा। फिर साइन होता है माइनस का जे, और माइनस और जे से आने वाले कॉलम और रो को छुपाने पर जो बचेगा हमारे पास ये और ये इस पर ऑपरेट होगा, और ये ऑपरेट होगा इस पर, आपको पता ही होगा। तो डेल ओवर डेल एक्स, और ये माइनस का एक्स जेड, और फिर माइनस का साइन, डेल ओवर डेल जेड ऑपरेट हो जाएगा इस पर, यानी वाई जेड प्लस 2 पर। फिर उसके बाद आती है बारी के कैप की, और के कैप से आने वाले रो को और कॉलम को छुपाने के बाद जो बचता है ये इस पर ऑपरेट हो जाएगी, ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा। इसी ऑर्डर में लिखेंगे, डेल ओवर डेल एक्स वाई जेड प्लस का 4, और माइनस डेल ओवर डेल वाई, और ये वाई माइनस जेड और प्लस का 2। तो यहाँ पर थोड़ा सा शायद गलती हुई, इसे हम चेक कर लेते हैं जे वाले में, कि जे वाले पे चेक कर लेते हैं। जब इसको छुपाया था तब यानी जे को छुपाया था, तो ये ऑपरेट इस पर हो गया तो ठीक था, ये ऑपरेट इस पर होगा तो ये इसके बीच में जो थोड़ा साइन हमने ठीक से नहीं लगा पाया था, वाई माइनस जेड है, तो ये वाई माइनस जेड आप कंसीडर करेंगे। क्या करें हम यहाँ पर, तो वाई माइनस, इसको हम 2 पूरा काट देते हैं, वाई माइनस जेड प्लस 2 आप ठीक से लिख लेंगे इसको, ये ऑपरेट हो रहा है। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करके यानी ऑपरेट करके लिखना होगा आई कैप। तो हम लोग जानते हैं वाई के लिए एक्स जेड कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो छोड़ दीजिए 0 हो गया। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो माइनस का साइन पहले से है, तो z के लिए y कांस्टेंट है, तो y बाहर ले लिया, और z का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, और इसका तो 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए 0। माइनस जे कैप, और इसके बाद x के लिए
z कांस्टेंट होगा तो माइनस z को बाहर ले लें और x का तो डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और यहाँ z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन है, ध्यान रहे सभी का। तो y तो 0 हो जाएगा तो माइनस पहले से लगा देंगे और y का 0 हो जाएगा, z का 1 हो गया और कांस्टेंट ये 2 था उसका 0 हो गया और लास्ट में अब k वाला और रह गया, उसको और लिख लेते हैं k कैप। x के लिए y z कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है तो पूरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा और y के लिए सिर्फ ये कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y का 1 हो गया और z का और 2 का तो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 0 लिख दें। अब जो बच रहा हमारे पास उस वैल्यू को यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं, कितना बच रहा है, माइनस का y है और इसमें i से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये वैल्यू आई है कर्ल ए कैप की वैल्यू आई है माइनस वाई आई कैप। और फिर ये देखेंगे यहाँ पर जो जे का कोएफिशिएंट ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन लें तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा और यहाँ z प्लस और ये माइनस जो 1 है वो प्लस हो गया था लेकिन माइनस बाहर लिया तो माइनस ये हो जाएगा 1, ये कैप हो जाएगा इसमें और ये लास्ट वाला माइनस का k कैप हो जाएगा, ये 1 बचा हुआ है, माइनस का 1 बचा हुआ तो माइनस का k कैप हो जाएगा। इस तरीके से हमने कर्ल ए की वैल्यू निकाल ली। ये सभी के लिए रहेगी हर एक सरफेस के लिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होंगी x y z की चेंज होगी। तो देख लेते हैं, तो हमारे पास कई सरफेस हैं और उन सरफेस का हमने यहाँ पर ये फिगर बनाया था, तो कोई नाम अभी फ़िलहाल नहीं दिया है तो इनका कोई नाम दे देते हैं। तो पहले तो हम जिस सरफेस की बात करें तो वो सरफेस जो है हम इस सरफेस को ले लें अगर, यानी इसका नाम है OBFE। तो यहाँ पर देखिए YZ सरफेस है तो x की वैल्यू तो 0 रहेगी और चेंज होगा y और z में, तो इसलिए ये सरफेस इसको हमने अगर S1 बोला है तो S1 सरफेस के लिए फॉर S1 जिसका नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर, जो हमने शुरुआत में फिगर बनाया था वो फिगर का है नाम है OBFE। तो इस के लिए आपको पता ही है कि x की वैल्यू हमने पहले बताई 0 के बराबर है और y और z चेंज हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहे हैं, तो दोनों ही जो कि 0 से लेके 2 तक चेंज हो रहा है y और 0 से लेके 2 तक हो रहा है z चेंज, तो ये दोनों चेंज हो रहे हैं। यानी लिमिट ऑफ अगर हम बात करें y की, y तो ये फ्रॉम 0 to 2 और लिमिट ऑफ z की बात करें तो फ्रॉम 0 to 2 आल्सो, ये दोनों वैल्यू सेम है। अब हम चूँकि S1 सरफेस इसका नाम दिया और इसमें हमें वही वैल्यू निकालना है जो कर्ल इक्वेशन 1 ने शुरुआत में जो लिखा था, कर्ल ए डॉट एन कैप इंटू डी एस। तो एन कैप की वैल्यू क्या होगी, हाँ तो एन कैप और बता दें यहाँ पर, जो सरफेस जो भी होता है, जो हमने फिगर यहाँ बनाया है, जो सरफेस है यानी हमारा इस तरीके से ये सरफेस होगा, इस पे परपेंडिकुलर ये सरफेस हमने लिया है तो ये परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर अब इस डायरेक्शन में यानी इसके अपवर्ड डायरेक्शन में होगा नॉर्मल। और हमारा देखें ये इस सरफेस की जो अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, हम लोग जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो आई कैप होगा और इस सरफेस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो ये आई कैप होगा और इस सरफेस के जो अपोजिट सरफेस है ये उसके उस तरफ जो सरफेस होगा वो माइनस आई कैप इसमें परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन होती है। तो एन कैप की वैल्यू इस सरफेस के लिए माइनस आई है। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे इस सरफेस S1 के अकॉर्डिंग। तो कर्ल ए की वैल्यू भी पीछे हमने निकाल रखी है, इक्वेशन हमने नहीं डाला, इक्वेशन नंबर 3 डाल दें तो हमें बनाना आसान हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि x फिक्स था, y z तो चेंज है, तो इनकी वैल्यू को हमें एज इट लिखना पड़ेगा क्योंकि x तो हमें रख नहीं सकते, जो कांस्टेंट है वही वैल्यू पुट करना होती, बाकी तो इंटीग्रेट करना होती, तो ये डबल इंटीग्रेशन होगा। फिलहाल अभी हम S1 लिख के वो सरफेस इंटीग्रेशन को ही यानी डबल इंटीग्रेशन को ही डिनोट करना है। कर्ल ए की वैल्यू को लिख दें, कितनी है, माइनस का वाई आई कैप प्लस जेड माइनस 1 इंटू जे कैप माइनस का के कैप, ये है। और इसको फिर डॉट था
कर्ल ए डॉट एन कैप की वैल्यू माइनस का आई कैप है डी एस की वैल्यू और बताना थी यहाँ पर। डी एस जो होगा चूँकि चेंज हो रहा है वाई और जेड में, तो ये वैल्यू डी वाई और डी जेड होगी। यानी यहाँ पर छोटा इस सरफेस पर अगर हम छोटा सा एक एलिमेंट लें तो इससे डी एक्स और डी वाई और डी जेड बोलेंगे, तो इस एरिया को डी वाई और डी जेड को बोलेंगे, तो ये डी एस जो होगा वो डी वाई और डी जेड के बराबर होगा। अब इस माइनस का आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट जो करते हैं तो आई का आई में ही इंटू होता है, तो इसलिए हमारे लिए ये जो सरफेस है इंटीग्रेशन है डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और यहाँ पर y की और z की लिमिट रखना पड़ेगी। और y की लिमिट भी 0 से 2 तक बदल रही है, z की लिमिट भी 0 से 2 तक बदल रही है। और माइनस माइनस ये प्लस होगा, i को लिखना नहीं होगा, उसके कोफिशिएंट -1 का -y से इंटू होगा, प्लस का y आ गया और यहाँ पर बाकी तो ज़ीरो हो जाते हैं, आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट में। तो ये वैल्यू सिर्फ डी वाई और डी जेड बची हुई है। अब इसको इंटीग्रेट करना होगा। पहले हम करेंगे किसी की रिस्पेक्ट में कर लें क्योंकि कांस्टेंट लिमिट है, तो पहले हम यहाँ पर करेंगे z के रिस्पेक्ट में। तो y कांस्टेंट है इसके लिए, तो ये बाहर हो जाएगा यहाँ पर, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं y बराबर 0 से 2, y यहाँ बाहर हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 1 का इंटू मान लेंगे और 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में z इक्वल टू 0 से 2 के बीच में हो जाएगा और डी वाई को यहाँ पर लिख देंगे। 1 का इंडिकेशन आपको मालूम ही है, z के रिस्पेक्ट में z हो जाएगा, y बराबर 0 से 2, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, ये z हो गया, लेकिन इसमें लिमिट 0 से 2 लिखनी पड़ेगी, z इक्वल टू 0 से 2 तक, और डी वाई लास्ट में लिखा है वो हमने ऐसे ही लिख दिया। तो लिमिट 0 to 2 y ऐसे लिख दें और z में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी, यानी 2 y होगी। 2 को इस कांस्टेंट से बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, सिर्फ अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 2 तक, और y के रिस्पेक्ट में तो y का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, y² 2 हो जाएगा। लिमिट हमें लिमिट 0 से 2 रखना होगी। ये 2 कॉमन बाहर ले के इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इस सरफेस S1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई है वो 4 के बराबर यानी +4 आ गई। इस तरीके से हम हर एक सरफेस के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये वैल्यू हमारी जो आई है वो यहाँ पर 4 के बराबर आ चुकी है। अब हम आगे चलना चाहिए, यानी सरफेस S2 पर चलेंगे, यानी यानी प्लेन सरफेस, क्या वो प्लेन है, तो फॉर S2 हमने किसे माना था, S2 हमने बोला था, हम अभी नहीं माना है। तो इस सरफेस को पहले लिया था, तो इसके अपोजिट सरफेस को हम S2 मान लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ACGD, और ये इस डायरेक्शन में इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप होगा, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है और ये प्लेन जो होगा वो x बराबर 2 होगा, x बराबर 2। यहाँ पर x ही कांस्टेंट है, हर जगह पर x की वैल्यू 2 होगी पूरे प्लेन में, बाकी y और z चेंज हो रहे होंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इस सरफेस के लिए जो कांस्टेंट है वो x बराबर 2, जैसे इससे पहले वाले में 0 था, और तो dx की वैल्यू तो 0 के बराबर होगी, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, और y की वैल्यू जो होगी वो उसी तरीके से, और z की वैल्यू उसी के तरीके से 0 से 2 तक चेंज होंगी, इसमें भी 0 से 2 तक चेंज होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट्स ऑफ y फ्रॉम 0 to 2, ऐसी लिमिट्स ऑफ z फ्रॉम 0 to 2। और क्या था, एन कैप के बारे में बता दिया था, जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर आई कैप होगा, और ds की वैल्यू उस चूँकि आमने सामने के पैरेलल प्लेन है वही dy dz उसी तरीके से हो जाएंगे। अब हमें वैल्यू निकालना है S2, और वही कर्ल जो शुरुआत में हमने लिखा था डॉट एन कैप इंटू ds, बस सरफेस चेंज हुआ है, तो कर्ल की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन उस सरफेस पर जो भी आ रहे होंगे x बराबर 2 वो रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ल की वैल्यू हमने निकाल के ये पीछे रखी है इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें x आ नहीं रहा तो पूरी यही वैल्यू में रखना पड़ेगी, बाकी तो सब वेरिएबल हैं। और ये चूँकि सरफेस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन होता है, और इसमें y की वैल्यू भी 0 से लेके 2 तक चेंज हो रही है, z की वैल्यू भी 0 से 2, फिर कर्ल a की वैल्यू पीछे से यानी हमारे सामने लिखी है, हम पीछे से देख के इक्वेशन नंबर शायद 3 डाला था, वहाँ से देख के आप लिख देंगे z -1 j कैप और -k कैप और डॉट
आई कैप होगा और डी वाई और डी जेड तो वही रहेगा। और इसमें आपको मालूम ही है कि डॉट प्रोडक्ट करना है, तो बस ये आई वाला रह बचेगा, माइनस वाई बचेगा, बाकी सब तो ज़ीरो हो जाएंगे और डी वाई डी जेड बचेगा। तो सिर्फ यहाँ पर यानी जो हमारा सेकेंड S2 ऑफ कर्ल ए डॉट एन कैप डॉट डी एस की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 0 to 2 और z इज इक्वल टू 0 to 2 और माइनस वाई बचा डी वाई डी जेड। और इससे पहले जैसे इंटीग्रेट किया था माइनस वाई को, माइनस तो बिल्कुल बाहर ले लेंगे और वाई को यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि ये वाई की लिमिट है 0 से 2 और सिर्फ यहाँ पर 1 का इंटू बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू z फ्रॉम 0 से 2 डी जेड और डी वाई को यहाँ पर लिख दें। ये इंटीग्रेशन जब करेंगे 1 का तो y बराबर 0 से ये 2 लिखा रहने दें, y यहाँ पर लिख दें, 1 का तो हो जाएगा z हो जाएगा और उसकी लिमिट यहाँ पर 0 से 2 तक लिखना होगी। डी वाई ये लिखा है वो लिख दिया, अपर लिमिट माइनस वो लोअर लिमिट करेंगे, y बराबर 0 से 2, एक ही वेरिएबल बचा है, y लिखना ज़रूरी नहीं है अब यहाँ पर क्योंकि अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 डी वाई और 2 को बाहर ले लेंगे यानी -2 और y का इंटीग्रेशन वही y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इससे पहले भी किया था 0 to 2, 2 से 2 ये कैंसिल भी कर सकते हैं। अपर लिमिट है ये 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर यानी माइनस का 4 आ गया ये, तो ये S2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ चुकी है। हम ये 3 सरफेस और बचे हुए हैं, आमने सामने के ये सरफेस हमने ले लिए, शुरू में जो फिगर बनाया था उसको देखें, हमने इसको लिया, अब इस सरफेस को हम लेना चाहेंगे, इसका नाम है OADE और इस सरफेस का नाम S3 दे देंगे जो परपेंडिकुलर है S3 और ये I की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर I जे कैप होता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का जे कैप हो जाएगा। तो एन कैप की वैल्यू यानी इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होता है यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर अब अपर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एन कैप की वैल्यू जो होगी अगले सरफेस का पहले नाम दे देंगे, यानी फॉर S3 की बात कर रहे हैं तो S3 का मतलब क्या था, अभी हम सरफेस का नाम बता चुके हैं, उसी को लिखना है OA, फिर उसके बाद इसके सामने वाला सरफेस लेना होगा DE और उसके इसमें एक चीज़ कांस्टेंट है, कॉमन है, वो होगी चूँकि x वाई प्लेन है तो y बराबर 0 जो है कांस्टेंट रहेगा और dy की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी और बाकी x y चेंज होंगे वही 0 से 2 क्योंकि ये क्यूब है और इसमें 0 से उसकी डायमेंशन 2 है, तो दोनों ही उस सरफेस पर जो हम देख रहे थे पीछे यानी लिमिट्स ऑफ x की बात करें तो फ्रॉम 0 to 2 और लिमिट्स ऑफ अगर हम z की बात करेंगे फ्रॉम 0 to 2 रहेगा और एन कैप की बात हमने पहले कर ली थी तो माइनस का जे कैप था और डी एस की वैल्यू चूँकि x और z में चेंज हो रहा है तो इसे डी एक्स इंटू डी जेड लिखेंगे और फिर हम इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू यानी S3 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप डी एस के बराबर होगा और इसमें डबल इंटीग्रेशन होता है, सरफेस इंटीग्रेशन होता है और x की वैल्यू 0 to 2 और इसी तरीके से z की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक और कर्ल a की वैल्यू जब हम रखेंगे जो कि आपकी y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3 में हमारे कर्ल a की वैल्यू y बराबर 0 रखने में ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ इन्हीं दोनों टर्म को लिखेंगे जो कि है z माइनस 1 जे कैप माइनस का k कैप, तो हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हुआ और इसमें डॉट एन कैप की वैल्यू जैसे कि ऊपर लिखी हुई है माइनस का जे लिखेंगे और डी एक्स डी जेड। अब इसमें जे का जे में इंटू होगा और इसका कॉफिशेंट यानी जे को लिखना नहीं है, इसके कॉफिशेंट लिखना है, -1 इसका है और इधर जेड -1 है, तो ये x बराबर 0 to 2 एंड z की वैल्यू 0 to 2 और माइनस का z -1 ये आ गया और डी एक्स डी जेड। तो z के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे, माइनस तो हम बाहर ले लेंगे, बिल्कुल माइनस को बाहर ले लिया और x बराबर 0 से 2 और इंटीग्रेट हमें जो करना है वो z के रिस्पेक्ट में करना है 0 से लेकर 2 तक, z -1 का दो अलग अलग टर्म है और dx को लास्ट में लिख दें, तो माइनस को बाहर लिखते हुए लिमिट x बराबर 0 to 2
اور اس میں جب انٹیگریٹ کریں گے زیڈ کا تو یہ زیڈ اسکوائر بائی 2 آ جائے گا، مائنس پھر 1 کا کریں گے تو 1 کا زیڈ کے رسپیکٹ میں انٹیگریشن زیڈ ہو جائے گا. یہاں پر ہمیں لمٹ لگانا ہوگی اور پھر ایکس کے رسپیکٹ میں انٹیگریٹ کرنا ہوگا. تو اپر لمٹ مائنس لوور لمٹ کر دیں گے. لوور لمٹ جو 0 ہے تو دونوں ٹرم 0 ہو جائیں گے تو اسے ہم لکھیں گے نہیں، تو اپر لمٹ ہی لکھ دیتے ہیں یہاں پر، جو کہ 2 کا اسکوائر اپن میں 2 مائنس کا 2. اور یہ تو ایسا لگ رہا ہے 0 ہو جائے کیونکہ 2 جب کینسل کریں گے تو 2 بچے گا، تو 2 میں سے 2 مائنس کریں گے 0 ہو جائے گا. اور 0 کا ڈیفینٹ انٹیگرل یعنی اس میں لمٹ ہوتی ہے تو وہ 0 ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی ویلو تو 0 کے برابر آ گئی. تو اس لیے ہمیں S3 کی ویلو 0 مل گئی. تو زیادہ کیلکولیشن نہیں کرتے ہوئے اب ہم اس کے سامنے والا جو سرفیس ہے اس پہ پہنچیں گے، کیونکہ ہم ابھی اس کی بات کر رہے تھے. اب اس کے سامنے یہ سرفیس ہے، اس کا نام ہے BCGF. اس کا نام کیا دیں گے؟ S3 تھا. اس سرفیس کو ہم S4 نام دے دیں گے. S1 تو ہم نے اس سرفیس کو جو اس کے پیچھے کی طرف تھا وہ لیا تھا، یعنی یہ والا سرفیس S1 تھا. اس والے سرفیس کو جو اس کے بالکل اس پلین کے پرپینڈیکولر ڈائریکشن میں یہ والا سرفیس، اسے ہم S4 کہیں گے. اور اس کا نام بتا دیا تھا BCGF. S4 جو ہے BCGF ہے. تو اب ہم بات کر رہے ہیں فار S4 یعنی BCGF. اور یہاں پر کانسٹینٹ چیز کیا ہے وہ دیکھ لیں پہلے. کیا کانسٹینٹ ہے؟ یہ ایک چیز کانسٹینٹ ہے، یعنی یہ ZX کے پیرلر ہے تو Y برابر 2 کانسٹینٹ ہوگا، کیوں Y برابر 2 ہر ایک جگہ پر ہوگا اس کا پورے پلین پر. اس پلین کا ایکویشن ہی تھا Y برابر 2، اور اس وجہ سے اس کا جب ڈفرینسیشن کریں گے dy تو وہ 0 ہو جائے گا. اور باقی تو لمٹ آپ کو اب سمجھ میں آ گئی ہوگی، ویسے ہی رہے گی. یعنی لمٹس آف x فرام 0 to 2، اور ایسی لمٹس آف z فرام 0 to 2. اور جو n کیپ ہوگا وہ چونکہ پازیٹیو ڈائریکشن ہے اس بار یہاں پر، یہ S4 ہے، اس میں پازیٹیو ڈائریکشن ہے y کی، تو j کیپ اس میں ہو جائے گا. اور ds کی جو ویلو رکھیں گے وہ چونکہ چینج ہو رہا ہے وہ x میں اور z میں، تو یہ اتنا ہو جائے گا dx انٹو dz ہو جائے گا. تو ہمارا جو سرفیس انٹیگریشن چل رہا تھا S4 کا، یعنی کرل آف A ڈاٹ n کیپ انٹو ds، یہ ویلو جو ہے y اگر اس میں ہے 2 رکھ دیں گے ایکویشن نمبر 3 میں دیکھیے، اور ڈبل انٹیگریشن ہے یہ، اور اس میں x کی ویلو 0 سے 2 تک اور z کی ویلو 0 سے 2 تک چینج ہو رہی ہے. کل ایکویشن نمبر 3 میں دیکھ لیجئے، وہاں پر یہاں پر بھی z ہے y ہے، وہاں پر 2 رکھ دیں گے، یعنی مائنس کا 2y، باقی چیزیں ویسے ہی رہیں گی. مائنس کا 2y اور باقی چیزیں ویسی رہیں گی. یعنی کیا تھا؟ پلس کا z مائنس 1 پلس کا z مائنس 1 j کیپ، اور پھر تھا مائنس کا k کیپ اور ڈاٹ j کیپ، اور پھر اس میں dx اور dz یہاں پر لکھیں گے. تو اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں. تو اس میں ہم جب ڈاٹ پروڈکٹ کریں گے j کیپ کا ڈیکس، بس یہی بچے گا، یہ تو 0 ہو جائے گا، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا. تو ڈبل انٹیگریشن فرام x equal to 0 to 2 z is equal to 0 to 2 اور z minus 1 انٹو بس یہ بچے گا، اور باقی سب 0 ہو جائیں گے dx اور dz. تو z کے رسپیکٹ میں جیسے ابھی کیا تھا انٹیگریشن پہلے کریں گے، تو تھوڑا سا ڈائریکٹ کر دیتے ہیں کہ z کا انٹیگریشن کریں گے تو z اسکوائر بائی 2 مائنس کا z ہو جائے گا. پیچھے دیکھ لیجئے گا اگر کچھ پرابلم ہوتی ہے. z برابر 0 سے 2 اور x کے رسپیکٹ میں انٹیگریشن، اور اس میں اگین جو ہے ویلو 0 ہو جائے گی کیونکہ اپر لمٹ 2 رکھیں گے، لوور لمٹ تو 0 ہوگی. 2 کا اسکوائر 2 سے کٹ جائے گا، 2 مائنس 2 0 ہو جائے گا، تو اس کی ویلو بھی 0 ہو جائے گی. اس طریقے سے دونوں آمنے سامنے کے سرفیس کی جو ہم نے ویلو نکالی ہے تو 0 آئی. اب ہمارے لیے ایک ہی سرفیس بچا ہوا ہے، پھر سب کو جوڑ دیں گے آنسر آ جائے گا. اب وہ ہے S5، جو کیا ہے، جو ہمارا کرو تھا نیچے C، اس کے جسٹ اپوزٹ اوپر والا سرفیس ہے، اس کو ہم S5 کہیں گے. اور چونکہ Z کی پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے تو یہاں پر یونٹ نارمل ویکٹر جو ہوگا اس کا یعنی k کیپ ہو جائے گا، اور d اس میں چینج ہوگا، xy چینج ہوگا کیونکہ z تو کانسٹینٹ ہے، وہ 2 کے برابر ہے. تو z جو ہے 2 کے برابر ہے فار S5
S5 सरफेस के लिए z की वैल्यू 2 फिक्स है और dz की वैल्यू इसलिए 0 हो जाएगी। और लिमिट्स की बात करें, लिमिट्स ऑफ x फ्रॉम 0 to 2 हो जाएगी और लिमिट्स ऑफ y फ्रॉम 0 to 2 हो जाएगी। और हम एन कैप की बात कर चुके हैं, वो के कैप की इक्वल होगी। ऐसे डी एस के बारे में बता चुके हैं, वो डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल यानी S5 की वैल्यू निकालना है, यानी कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप इंटू डी एस की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान रखिए कि z बराबर 2 रखना होगा। इक्वेशन नंबर 2 में जो कर्ल की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 3 में जो वैल्यू निकाली है कर्ल की, ये डबल इंटीग्रेशन होता है। और डी एस चूँकि एक्स वाई है तो x की वैल्यू 0 से 2 तक और y की वैल्यू भी 0 से 2 तक चेंज हुई। कर्ल ए की जो वैल्यू है वो हम पीछे से इक्वेशन नंबर 3 में देख लें, और उसमें है माइनस वाई है। तो माइनस वाई रहेगा ही, माइनस वाई आई रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर जी जेड जो है यहाँ पर प्लस का z माइनस 1 है और z की वैल्यू भी, चूँकि z की वैल्यू फिक्स, z की वैल्यू जो है वो फिक्स है हमारी, तो z की वैल्यू फिक्स रखते हुए इसको 1 करते हैं, नहीं तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। बार बार कॉल आ रही है। तो यस, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो z की वैल्यू यहाँ पर फिक्स थी 2, तो z की यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। चलिए 2 बन गया ये, और उसमें j कैप था और फिर उसके बाद में माइनस का k कैप, तो माइनस k कैप कर दिया और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद डॉट n कैप की वैल्यू जो है k कैप के इक्वल है और dx की वैल्यू जो है ds की वैल्यू dx इंटू dy है। अब यहाँ पर जो है वो हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, के का के में ही बाकी सब 0 हो जाएंगे। इन दोनों का इंटू करेंगे डॉट प्रोडक्ट, सही आपको नहीं मालूम है अगर तो आप पूछ सकते हैं। तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, सिर्फ इसका कोएफिशिएंट देखा जाएगा। -1 यहाँ पर है और +1 यहाँ पर है, -1 + 1 -1 आ जाएगा dx इंटू डी वाई। माइनस तो बाहर ले लिया और 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y आ जाएगा, और इसमें y की जो लिमिट है 0 से लेके 2 तक वो अप्लाई करने के बाद फिर बाद में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। तो 0 to 2, तो अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0, और ये 2 कांस्टेंट है यानी बाहर ले लिया। फिर सिर्फ यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, यानी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगा और लिमिट x की 0 से लेके 2 तक। तो अपर लिमिट इसमें रखेंगे 2, लोअर लिमिट 0, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 4 आ गया। तो सारी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम यहाँ पर जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो यानी S5 तक सारे निकाल लिए, तो सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू को लिख सकते हैं। यानी जो स्टोक थ्योरम का जो राइट हैंड साइड हमने देखा था वेरिफिकेशन वाले के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए, यानी कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप डी एस, तो उसमें क्या था S1 के लिए बाकी चीज़ें कॉमन हैं तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ज़्यादा हैं तो टाइम भी मेरे पास कम है, तो S2 प्लस S3, और आप भी ऐसे लिख सकते हैं। और S4 अंडरस्टूड बात है, ये S5 तक करना होगा। तो सारी जो है वैल्यू हमारी निकल आई हैं, इनकी सभी वैल्यू को पीछे से देख के नोट कर दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले जो सरफेस था, हमने जो सरफेस लिया था उसकी वैल्यू S1 की वैल्यू 4 निकली थी, 4 लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस S2 की वैल्यू इस सरफेस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई थी वो -4 थी। फिर S3 करस्पॉन्डिंग 0 शायद आई थी, चेक कर लेते हैं, यस 0, और S4 की भी फिर 0 आई थी, S4 की भी 0 है, और S5 जो लास्ट में आया तो उसकी वैल्यू अभी -4 आई है। तो शुरुआत के ये +-4 तो 0 हो गए और -4 ही बचा ये, तो -4 के बराबर आ गया। यानी ये आया है कि किसकी वैल्यू आई है, ये सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप डॉट डी एस की वैल्यू आई है -4। इसे इक्वेशन अब आप डाल दीजिए जो अभी तक पढ़ चुके हैं इक्वेशन, यानी 3 तक हो चुके हैं, तो 4 डाल दीजिए। और हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 से कह सकते हैं कि जो हमारा लाइन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 2 में निकाली होगी हमने वैल्यू, जो लाइन इंटीग्रेशन था वही -4 के इक्वल आ रहा है और कर्ल इंटीग्रेशन वही 4 के इक्वल आ रहा है। यानी जो लाइन इंटीग्रेशन है यानी ए डॉट डी आर की वैल्यू वो सरफेस इंटीग्रेशन जो है वो कर्ल ऑफ ए
ڈاٹ یہی کہتی ہے اسٹوک تھیورم، تو یہاں پر اسٹوک تھیورم کا ویریفیکیشن ہو چکا ہے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.